सोचिए, सिर्फ एक लकीर खींचने से दो देश बन गए। अगस्त 1947 की कहानी सिर्फ आज़ादी की नहीं है, बल्कि ये उन बड़े मुश्किल फैसलों की कहानी है जिन्होंने आज के भारत और पाकिस्तान को बनाया। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक तरफ तो भयानक त्रासदी है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा चमत्कार जिसने एक देश को बिखरने से बचा लिया। चलिए दिल्ली के एक बंद कमरे में चलते हैं। यहाँ एक अंग्रेज वकील हैं, सर सिरिल रैडक्लिफ। वो एक नक्शे पर पेंसिल से कुछ लकीरें खींच रहे हैं। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि उनकी ये लकीरें करोड़ों लोगों की तकदीर लिखने वाली हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? कुछ ही दिन पहले तक उन्होंने भारत को अपनी आंखों से देखा तक नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसा आदमी जिसे न पंजाब की जमीन का पता था, न बंगाल की नदियों का, उसने एक ऐसी लकीर आखिर कैसे खींच दी जिसने इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक को जन्म दे दिया। आइए इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। इस कहानी का पहला अध्याय है जल्दबाजी। देखिए, अंग्रेजों के लिए भारत एक ऐसे जहाज जैसा हो गया था जिसमें आग लग चुकी थी और वो किसी भी कीमत पर बस यहाँ से निकलना चाहते थे। और इसी हड़बड़ी में सब कुछ हुआ। रैडक्लिफ के पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी थी। उन्हें भारत पहुंचने और दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक को खींचने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। सोचिए, इतना कम समय कि वो उन जगहों को जाकर देख भी नहीं पाए जिनका वो बंटवारा कर रहे थे। ये काम बहुत ही मुश्किल था। वैसे तो कागज पर सिद्धांत सीधा था, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे और हिंदू सिख बहुल इलाके हिंदुस्तान में। लेकिन असलियत में उनके पास जो नक्शे और जनसंख्या के आंकड़े थे वो पुराने और भरोसे के लायक ही नहीं थे। ऊपर से उनकी मदद के लिए जो भारतीय सलाहकार थे वो भी आपस में ही उलझे रहते थे। और लाहौर जैसे शहरों ने तो इस पहेली को और भी मुश्किल बना दिया था, जहाँ किसी एक समुदाय का साफ साफ बहुमत था ही नहीं। और ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, हर चीज का बंटवारा हो रहा था। हर फाइल, हर कुर्सी। यहाँ तक कि एक अजीब मामला भी सामने आया। बंगाल से इंग्लैंड के लिए 60 बत्तखें मंगवाई गई थीं। जब वो कलकत्ता पहुंची तो सवाल ये उठा कि ये पश्चिम बंगाल की है या पूर्वी बंगाल की। इस जल्दबाजी और अव्यवस्था का जो नतीजा निकला वो बेहद दर्दनाक था। नई सीमा की घोषणा को 15 अगस्त तक गुप्त रखा गया, और जब ये सामने आई तो इसने लाखों लोगों की दुनिया एक ही पल में उजाड़ कर रख दी। रैडक्लिफ की खींची एक लकीर ने पाकिस्तान के नए पंजाब प्रांत में करीब 50 लाख हिंदुओं और सिखों को छोड़ दिया। रातों रात वो लोग अपने ही घरों में अजनबी बन गए। और ठीक यही कहानी दूसरी तरफ भी दोहराई गई। भारत के पंजाब में भी 50 लाख से ज्यादा मुसलमान फंस गए। मतलब सरहद के दोनों तरफ लोगों के लिए मंजर बिल्कुल एक जैसा था। अब इन लाखों लोगों को अपने घर, अपनी जमीनें, सब कुछ छोड़कर एक ऐसे देश की ओर जाना था जिसके वे अब नागरिक थे। एक ऐसा देश जिसे उनमें से ज्यादातर ने कभी देखा तक नहीं था। सड़कों पर मीलों लंबी कतारें थीं, लोग पैदल ही एक अनजाने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। इस विस्थापन ने भयानक हिंसा को जन्म दिया, और इसका सबसे डरावना प्रतीक थीं घोस्ट ट्रेन्स, यानी भूतिया ट्रेनें। ऐसी ही एक ट्रेन जब लाहौर से अमृतसर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था, सिर्फ लाशें थीं। और ट्रेन की दीवार पर एक भयानक संदेश लिखा था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल के लिए हमारा स्वतंत्रता का तोहफा है। ऐसी ट्रेनें सरहद के दोनों तरफ से आ जा रही थीं। लेकिन जहां पंजाब नफरत की आग में जल रहा था, वहीं बंगाल में, खासकर कलकत्ता में, एक बिल्कुल अलग कहानी लिखी जा रही थी। उम्मीद की एक कहानी। माउंटबेटन को डर था कि कलकत्ता में पंजाब से भी ज्यादा खून खराबा होगा, और उनके पास इसे रोकने के लिए सेना नहीं थी। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी से संपर्क किया और कहा, आप मेरी एक व्यक्ति की सीमा बल होंगे। यानी जो काम पूरी फौज न कर सके, शायद वो एक इंसान कर सकता था। और गांधी ने जो किया वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो कलकत्ता पहुंचे और उसी एचएस सुहरावर्दी के साथ एक टूटे फूटे घर में रहने लगे, जिसे कई हिंदू नफरत से कलकत्ता का कसाई कहते थे। शुरू में तो शांति रही, लेकिन जल्द ही हिंसा फिर से भड़क उठी। तब गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, और जानते हैं, सिर्फ 73 घंटों के अंदर शहर का माहौल पूरी तरह बदल गया। दंगे करने वाले गिरोहों के सरदार खुद उनके पास आए और अपने हथियार उनके पैरों पर रख दिए। जहां 55,000 सैनिकों की पंजाब बाउंड्री फोर्स शांति बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम रही, वहीं कलकत्ता में एक अकेले निहत्थे व्यक्ति ने शांति कायम कर दी। इसी को इतिहास में कलकत्ता का चमत्कार कहा गया।
अब आते हैं 1947 की दूसरी बड़ी चुनौती पर। कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की नहीं थी। एक और बड़ी चुनौती थी भारत के भीतर बिखरी हुई सैकड़ों रियासतों को एक करना। आज़ादी के समय ब्रिटिश भारत के नक्शे के अंदर 565 रियासतें थीं। इन सभी के अपने राजा और नवाब थे और उनमें से कई अपना अलग देश बनाने का सपना देख रहे थे। अगर ये सभी रियासतें आज़ाद हो जाते तो भारत का नक्शा एक स्विस चीज की तरह होता, जिसमें 500 से ज्यादा छेद होते। ऐसा देश कभी एक हो ही नहीं पाता। इस नामुमकिन से काम को मुमकिन बनाया सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन की तिकड़ी ने। उनकी रणनीति सीधी थी, राजाओं को उनके पद, महल और पेंशन बनाए रखने का वादा करो और बदले में वे भारत में शामिल हो जाएं। लेकिन ये बातचीत हमेशा आसान नहीं होती थी। एक बार तो जोधपुर के युवा महाराजा ने विलय पत्र पर दस्तखत करने की ठीक बाद वीपी मेनन के सिर पर पिस्तौल तक तान दी थी। ज्यादातर रियासतें तो मान गई, लेकिन एक मामला ऐसा था जो आज तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, और वो है कश्मीर। कश्मीर की पहेली को समझने के लिए जूनागढ़ का मामला देखना जरूरी है। देखिए, जूनागढ़ में शासक मुस्लिम था और ज्यादातर आबादी हिंदू। कश्मीर में समीकरण ठीक इसका उल्टा था, शासक हिंदू, महाराजा हरि सिंह और ज्यादातर आबादी मुस्लिम। जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान जाना चाहते थे, जबकि हरि सिंह एक आज़ाद कश्मीर का सपना देख रहे थे। महाराजा की इसी हिचकिचाहट ने पाकिस्तान को मौका दे दिया। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना की मदद से पठान कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। घबराकर महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। भारतीय सेना 27 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंची और वे घाटी को बचाने में सिर्फ इसलिए कामयाब हुए क्योंकि हमलावर श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करने के बजाय बारामूला शहर को लूटने में व्यस्त हो गए। इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध शुरू हुआ, और जब 1949 में संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम कराया तो दोनों देशों की सेनाएं जहां खड़ी थीं वहीं एक रेखा खींच दी गई। यही रेखा आज नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है, जो तब से कश्मीर को विभाजित करती आ रही है। तो 1947 की कहानी दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ विभाजन की वो भयानक त्रासदी, तो दूसरी तरफ 565 रियासतों के एकीकरण का वो अविश्वसनीय चमत्कार। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या नक्शे पर खींची गई एक लकीर किसी कहानी को, किसी पहचान को और किसी संघर्ष को वाकई हमेशा के लिए सुलझा सकती है?